हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, कुछ ऐसे चेंजेस जिनमें क्या होगा, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होगा, मतलब जो पहले से दिए गए हमारे पदार्थ होंगे वो चेंज होकर कुछ नए पदार्थों का अगर निर्माण करेंगे तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस परिभाषा को हम कुछ इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, आपस में अभिक्रिया कर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और एक नया पदार्थ बनाएंगे तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो होंगे अभिकारक, रिएक्टेंट, और जिनका निर्माण हो रहा है, जो नए पदार्थ बन रहे हैं उन्हें कहेंगे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें अभिकारक, और जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में हो रहा है उन्हें उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण, जैसे भोजन का पचना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन, जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, आपका श्वसन हो गया। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ठीक है। दही, दही का बनना, जब दूध से दही बनती है तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा संपन्न होता है। अब हम बात करेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इसमें कैसे पता चलेंगे हम, या हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो देखो, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या परीक्षण हमें दिखाई देती है। सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन। देखो, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हो सकता है उसकी अवस्था, जो स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे कोई अगर सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, तो हो सकता है वो लिक्विड में चेंज हो जाए। जैसे कि हम एक रासायनिक अभिक्रिया एक सूक्ष्म उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम कोई बीकर लेते हैं और उसमें पानी और चीनी डालते हैं तो क्या होता है, जो चीनी के कण होते हैं, अगर हम उसको ढंग से हिलाते हैं तो ये पानी में घुल जाते हैं। तो चीनी के जो मॉलिक्यूल थे पहले वो कैसे थे, सॉलिड थे, और अब क्या किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो ये अवस्था परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, देखो कलर भी क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा चेंज हो जाता है, हो सकता है। ठीक है, कलर में भी चेंज आ सकता है, या टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है, और गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या समझा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया के दो साइड होते हैं, एक होता है LHS, एक होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जो LHS होता है उस साइड हम हमेशा प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, इस साइड हम हमेशा प्रोडक्ट को लिखते हैं, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है उस साइड हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, जो अभिकारक अणु हमारा होता है। ठीक है, जैसा कि हम एक रिएक्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराई तो वो उत्पाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ZnH2SO4 की हमने रिएक्शन की, Zn की H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो हमें जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण की, केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, तो देखो, रासायनिक समीकरण क्या होती है अभी हम समझेंगे। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम उसे केमिकल इक्वेशन द्वारा क्या करेंगे, शो करेंगे, दिखाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं हम, जो तत्व होते हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके प्रतीक, और जो अभिकारक या उत्पाद है उनके रासायनिक सूत्र को उनकी भौतिक अवस्था के साथ दिखते हैं। भौतिक अवस्था, जैसे कोई अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसके कोष्टक में हम S लिख देते हैं, अगर कोई लिक्विड स्टेट में है तो उसके कोष्टक में L लिख देते हैं, अगर कोई गैस स्टेट में है तो उसके ब्रैकेट में हम G लिख देते हैं। तो इस टाइप से हम लिख देते हैं। दूसरा, हम उनकी
आवश्यक परिस्थितियां भी दिखाएंगे, जैसे ताप, टेम्परेचर या दाब या उत्प्रेरक। जैसे हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हम एक तीर मारते हैं, इसके ऊपर हम टेम्परेचर लिख देते हैं, जैसे 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है। या दाब, दाब भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना दाब है। या कैटालिसिस, जो उत्प्रेरक होंगे वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम रासायनिक अभिक्रिया में दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है? तो देखो, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जैसा था वैसा ही रहेगा, ये कहती है लाइन, ठीक है। तो हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को किस टाइप से संतुलित करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, कौन से रासायनिक अभिक्रिया को आप संतुलित कहेंगे? मतलब हमें कैसा पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं पदार्थ यानी कि अभिकारक, और जो उसके पश्चात बन रहे हैं यानी कि उत्पाद, उनमें प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। जो परमाणु की संख्या है वो समान होनी चाहिए। अब परमाणु संख्या क्या होती है? जैसे हमारा O2 है, तो हमारे इसमें कितने परमाणु संख्या है? 2। या H2 है, हाइड्रोजन है, इसमें 2 परमाणु संख्या है। या हमारा कार्बन है, इसमें 1 परमाणु संख्या। तो हम इस टाइप से परमाणु संख्या देखेंगे। तो चलिए मेथड की बात करते हैं। हमारा मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण को लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, सबसे पहले उसके चारों ओर बॉक्स खींच लेना है, ठीक है बच्चों। इस टाइप से हम बॉक्स खींच लेंगे। यहाँ पे रिएक्शन Fe3O4 होगी, यहाँ पे गलत दे रखी है, Fe3O4 है, ठीक है बच्चों, Fe3O4। तो हमने क्या ली, रिएक्शन ले ली, डब्बा भी बना दिया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तत्व लिखना है। अभिकारकों में परमाणु की संख्या LHS, उत्पाद में परमाणु की संख्या। तो Fe में यहाँ देखो परमाणु की संख्या कितनी है, 1। इस साइड कितनी है, देखो Fe3O4 बोला ना मैंने, तो 3 है। इसी टाइप से हम हाइड्रोजन में देखेंगे, हाइड्रोजन में कितने हैं, 2। और आपके RH साइड कितने हैं, 2। और ऑक्सीजन में यहाँ कितने हैं, 1। और यहाँ कितने हैं, 4। Fe3O4 बोला मैंने, ठीक है। तो इस साइड आपकी 4 है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद में परमाणु संख्या लिख देनी है। फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि जिसका सबसे अधिक परमाणु वाला जो तत्व है या अभिकारक है या उत्पाद जो भी है, उसको साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। मतलब हमें पहले रिएक्शन लिखनी है, इस टाइप से लिख देनी है। अब हमें क्या देखना है कि किस तत्व में परमाणु सबसे ज़्यादा है। तो जैसे यहाँ पर हमें किस में दिखाई दे रहे हैं सबसे ज़्यादा, हमें यहाँ पर ऑक्सीजन में, यहाँ पर किसी भी साइड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किस साइड है, लेकिन जिसमें ज़्यादा हो वो हमें देखना है। सबसे ज़्यादा किस में, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले वही संतुलित करना है। तो जैसे इधर 4 है तो इधर भी हम 4 बनाने के लिए क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो हमने इधर 4 से गुणा कर दिया इस O के सामने, बिल्कुल O के सामने, ठीक है। तीसरे स्टेप में हमने ये करना है। फिर चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, चौथे स्टेप में हमें सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित करना है। मतलब जो 3 स्टेप है उसकी तरह ही हमें इसे संतुलित करना है। मतलब जैसे हमने यहाँ O को किया, वैसे ही हम औरों को भी करेंगे। अब हम औरों की भी देखेंगे किस टाइप से हो रही है। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन की, सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की संतुलित हो गई ना, ऑक्सीजन की 4, ठीक है। अब हम इस हाइड्रोजन की देखेंगे, यहाँ पर 4 ये था, 2 पहले से थी और 2 हमने और की, तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो यानी कि 8 है, तो इधर भी हम 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, तभी तो ये 4 दूनी 8 होगा। तो इसका 4 करेंगे। फिर हम आयरन में भी देखेंगे, इधर कितनी है Fe में 3, तो इधर भी हम 3 का गुणा कर देते हैं। तो इस टाइप से हमें जितने भी तत्व भाग ले रहे हैं सबका संतुलित कर देना है। सबसे पहले उसका करना है जिसमें सबसे अधिक परमाणु है, फिर दूसरे का करना है, फिर तीसरे का करना है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या चेक करना है कि दोनों साइड परमाणु संख्या सेम है या नहीं। तो हम यहाँ पर देखेंगे दोनों साइड सेम है या नहीं। देखो Fe के हैं 3 इधर और इधर भी हैं 3, ठीक है, ये सही हो गया। ऑक्सीजन के हैं इधर 4, इधर भी देखो 4, बिल्कुल सही।
हाइड्रोजन के इधर 2 पहले से थे और 4 का हमने गुणा किया तो 4 दूनी 8, इधर 8 हो गए। तो इधर भी 8 है या नहीं हमने देखना है। 4 दूनी 8, बिल्कुल सही। तो सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है, ये हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है सॉलिड कौन था, लिक्विड कौन था और गैस कौन था। तो सॉलिड के लिए एस और ठोस के लिए एस, द्रव के लिए एल और गैस के लिए जी लगा देना है। और जलीय विलयन होगा तो एक एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो एफ ई क्या था, सॉलिड, एस टू गैस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एस टू क्या था, लिक्विड हो गए, ठीक है, लिक्विड। Fe2O4 क्या होगा, एक्वा होगा। और हाइड्रोजन क्या होगी, गैस होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अगर रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप, दाब या उत्प्रेरक होगा तो उसे भी हम लिख देंगे। जैसे जो हमारी बीच में ये तीर दिखाई दे रही है, इसके ऊपर ही हम टेम्परेचर लिख देते हैं, दाब भी लिख देते हैं कितना दाब है, और उत्प्रेरक भी लिख देते हैं जो हमारा उत्प्रेरक होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो आने वाली अगली वीडियो यानी कि इसी के पार्ट 2 में हम क्या बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और संक्षारण पर बात करेंगे। जो हमारे 2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, उन पर हम बात करेंगे। तो अगर आपको 10th रिलेटेड साइंस की और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है इसके नोट्स बनाते जाइए बिल्कुल अच्छे से, जैसे मैंने लिखाया बिल्कुल लाइन वाइज लाइन अच्छे से नोट्स बनाइए जो आपके बाद में काम आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।